नमस्कार स्टूडेंट, हम लोग पढ़ते हैं इंडियन पॉलिटी और आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। और ये राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अंतर्गत हम लोग बहुत सारी बातें यहाँ पर करने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ह्यूमन राइट क्या होते हैं इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का संविधान में कहीं कोई उल्लेख नहीं है। संविधान में उल्लेख नहीं है इसका मतलब है ये कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, ये एक सांविधिक निकाय है। सांविधिक वो होते हैं, इसको स्टैट्यूटरी बॉडी बोलते हैं। सांविधिक निकाय वो निकाय होते हैं जो पार्लियामेंट के द्वारा पारित अधिनियम के तहत स्थापित किए जाते हैं। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को स्थापित करने के लिए पार्लियामेंट ने एक एक्ट पारित किया जिसका नाम है मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993। तो इस अधिनियम के तहत मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत मानवाधिकारों मतलब ये जो मतलब अधिनियम है जो पार्लियामेंट ने पास किया, इसी के तहत मानवाधिकार आयोग की स्थापना की गई। और ये जो मानवाधिकार आयोग होता है ये मानवाधिकारों का प्रहरी होता है। ओके, तो अब हम यहाँ पर जानेंगे सबसे पहले कि मानवाधिकार क्या होते हैं, ह्यूमन राइट्स क्या होते हैं, इसको हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो मानवाधिकार क्या है इस स्लाइड में हम लोग देखेंगे। ये मानवाधिकार, अगर हम लोग इसको तोड़ दें इस शब्द को, मानव अधिकार यानी मानव होने के नाते जो हमें राइट मिले हैं, है ना, मानव होने की वजह से जो अधिकार मिले हैं उसे ही मानवाधिकार कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अब देखिए, जैसे जानवर भी तो होता है ना, तो जो जानवर होता है तो जानवर को जो राइट होते हैं वो अलग है। अब जैसे मान लो कि जानवर को गरिमा में जीवन जीने की जरूरत नहीं है ना, गरिमा में यानी गरिमा के साथ प्रतिष्ठा के साथ जीवन जीने का राइट यहाँ जानवरों को तो नहीं है, बट मानव को तो ये राइट है ना। तो किसी मानव को मतलब गरिमा के साथ जीवन जीना, प्रतिष्ठा के साथ जीवन जीना, ये उसका ह्यूमन राइट है। क्लियर। तो एक चीज याद रखेगा कि जैसे अगर हम लोग संविधान में पढ़ते हैं फंडामेंटल राइट, तो फंडामेंटल राइट हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में देता है। और हो सकता है कि हमारे देश में जो हमें फंडामेंटल राइट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने दिए, हो सकता है कि दूसरे कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन अपने देश के लोगों को हो सकता ना देते हों, ठीक है। लेकिन मानवाधिकार देश काल परिस्थिति पर निर्भर नहीं करता है। ऐसा नहीं कि भारत में मानवाधिकार अलग होंगे और अमेरिका में अलग होंगे। तो ये किसी देश की बाउंड्री का मोहताज नहीं है मानवाधिकार। हम मानव हैं, इस धरती पर कहीं भी हैं, तो मानव होने के नाते जो हमें राइट मिलने चाहिए वो हमारे मानवाधिकार हैं। क्लियर। जैसे घूमने फिरने की आज़ादी, ये भी मानवाधिकार है, हालांकि वो फंडामेंटल राइट भी है। तो फंडामेंटल राइट जो होते हैं वो संकुचित होते हैं और मानवाधिकार जो होते हैं वो बृहद होते हैं, और ये किसी देश की सीमाओं में इन्हें नहीं बांधा जा सकता। बहुत ध्यान से सुनिएगा, देश की सीमाओं में इन्हें नहीं बांधा जा सकता है। हम किसी भी देश में हो, मानवाधिकार हमें मिलने चाहिए। क्लियर। तो ये संविधान द्वारा भी निश्चित किए, टाइम टू टाइम किए गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय जो हमारे संधियां होती हैं, समझौते होते हैं, उसमें भी मानवाधिकार वहाँ भी बताए जाते हैं। और भारत में न्यायालय द्वारा अधिरोपित भी कुछ अधिकार होते हैं, जैसे जीवन, स्वतंत्रता, समता, व्यक्तिगत मर्यादा, इससे संबंधित जो अधिकार हैं वो सब मानवाधिकार होते हैं। क्लियर, इतनी बात समझ में आ गई। तो चलिए आगे हम इन चीज़ों को पढ़ें, उसके पहले हम आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाह रहे हैं। अगर आपको हमारा डिटेल में लेक्चर ज्वाइन करना है तो आप प्ले स्टोर से राविन एकेडमी का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, और उस एप्लीकेशन को जैसे ही आप अपने एंड्रॉइड फ़ोन पर लॉगिन करेंगे तो आपको हमारे सारे कोर्सेस वहाँ पर मिल जाएंगे। जीएस के हर एक टॉपिक के कोर्सेस वहाँ पर उपलब्ध हैं, प्री के लिए, मेंस के लिए। तो डिटेल में यदि आपको पढ़ना है, ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन करना है, तो आप अगर इससे कोई डिटेल जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमारे इस दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं और इस पर आप मैसेज कर सकते हैं, जिससे हमारी टीम आपको पूरा
गाइड कर देगी। और ये जो यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं इंडियन पॉलिटी कोर्स एट जस्ट ₹999, तो ये हमारे आईएएस के लिए, यूपीएससी के लिए ये प्रीलिम का पूरा कोर्स है। आप इसे भी वहाँ पर परचेज कर सकते हैं और डिटेल में इसको पढ़ सकते हैं। ओके, अब चलते हैं हम लोग आगे, इसमें मानवाधिकार को आगे पढ़ते हैं। अब ये जो मानवाधिकार आयोग है, इसकी स्थापना क्यों की गई, इसका स्थापना का मुख्य पर्पज क्या रहा, तो यहाँ पर हमने इस स्लाइड में 3 पर्पज लिखे हैं। तो इसमें पहला पर्पज यहाँ पर उन संस्थागत व्यवस्थाओं को मजबूत करना जिसके द्वारा मानवाधिकार के मुद्दों का पूर्ण रूप से समाधान किया जा सके। मतलब ऐसी जो संस्थागत व्यवस्थाएं हैं उनको ये स्ट्रांग करता है ना। तो वो संस्थागत व्यवस्थाएं जिनके द्वारा मानवाधिकार के मुद्दों को पूर्ण रूप से समाधान किया जा सके, उनको ये मजबूत बनाना इसका उद्देश्य है। और मानवाधिकारों की दिशा में किए गए प्रयासों को पूर्ण व सशक्त बनाना, मतलब मानवाधिकार ह्यूमन राइट्स की दिशा में जो भी एफर्ट किए गए हैं उनको पूर्ण और सशक्त बनाना भी इसका पर्पज है। और देखिए, मानवाधिकारों के उल्लंघन की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना, जैसे बहुत सारे देश है, जैसे भारत है और बहुत सारे कंट्री है, वहाँ पर ह्यूमन राइट्स का उल्लंघन होता रहता है, वायलेशन होता रहता है, उनकी हत्या होती रहती है। तो कभी कभी सरकार उस ओर ध्यान नहीं दे पाती है। तो ये जो आयोग होता है ह्यूमन राइट्स कमीशन, जो हमारे यहाँ राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है, उसका यहाँ पर उद्देश्य है कि सरकार का इस ओर ध्यान आकर्षित करना, ठीक है, आकर्षित कराना कि सरकार भी कुछ कदम उठाए इसके लिए, है ना, अगर मानवाधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। बढ़ते हैं हम लोग अगली स्लाइड की तरफ। अब लोग बात करेंगे यहाँ पर आयोग की संरचना, काफी इंपॉर्टेंट है कि आयोग में कौन कौन होगा। तो यहाँ पर आप देखो, हमने इसकी संरचना के इसमें हमने एक फार्मूला बनाया 157, यानी 1 + 5 यानी 6 हो गए और +7 यानी 13 हो गए। तो टोटल कितने हो गए, इसकी संरचना में टोटल मेंबर कितने हो गए, 13 होंगे। इसको हमने अलग अलग क्यों लिखा है, उसका कारण है। देखो, ये जो एक यहाँ पर लिखा है ये होता है इसका अध्यक्ष। कौन होता है, अध्यक्ष। इसका मतलब मानवाधिकार आयोग में कोई एक मेंबर नहीं है, 13 मेंबर दिख रहे हैं। इसकी वजह से इसको हम क्या कहेंगे, ये बहुसदस्यीय आयोग है। कैसा है, बहुसदस्यीय आयोग है, एक सदस्य नहीं है, बहुत सारे इसमें सदस्य हैं। अब यहाँ पर जो हमने 5 यहाँ पर लिखे हैं, ये इसका मामला देखो, हम लोग समझ लेते हैं कि ये 5 जो यहाँ पर लिखा है इसका मामला क्या है भाई, ठीक है। आइए देखते हैं, ये जो 5 हैं ये इसके सीधे सदस्य के रूप में यहाँ पर अपॉइंट किए जाते हैं, क्लियर। और ये जो 7 हैं ये पदेन सदस्य होते हैं। कैसे होते हैं, पदेन सदस्य। अब इसका मतलब क्या है, ये एक्स ऑफिशियो मेंबर, क्या बोलते हैं इसको, एक्स ऑफिशियो मेंबर, ये 7 होते हैं। अभी ये आप समझ जाओगे, एक्स ऑफिशियो मेंबर्स। तो इसमें 7 सदस्य जो होते हैं वो इसके डायरेक्ट मेंबर नहीं होते हैं, वो किसी और के मेंबर होते हैं, और ये इसके पदेन सदस्य भी होते हैं। यानी इनको, इन 7 मेंबर्स के रूप में अपॉइंट नहीं किया जाता। ध्यान समझना मैं क्या बोल रहा हूँ। ये जो 7 सदस्य हैं इनको मानवाधिकार आयोग यानी नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के मेंबर्स के रूप में अपॉइंट नहीं किया जाता है, ये किसी दूसरी संस्थाओं के हेड होंगे और ये इसके पदेन सदस्य हो जाते हैं। जैसे हमने पढ़ा है कि जो उपराष्ट्रपति होते हैं वो राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं, लेकिन उसके पदेन उपसभापति होते हैं, बस वैसे ही है यहाँ पर, क्लियर। और ये जो 5 होते हैं ये इसमें अपॉइंट किए जाते हैं, ये 5 इसमें अपॉइंट किए जाते हैं। अब इसमें हमने लिखा 1 + 1 + 3 यानी 5 हो गए ये। अब ये 1 + 1 + 3 ये कैसे होंगे, तो देखो इसको हम समझ लेते हैं, इसका गणित यहाँ पर समझना चाहिए। इसमें क्या होता है, इसमें जो एक सदस्य होता है ये वाला, इसको मैं लिख देता हूँ, ये जो एक सदस्य होता है ये
कौन हो सकता है? ये सुप्रीम कोर्ट में कार्यरत या रिटायर्ड न्यायाधीश होगा। ये सुप्रीम कोर्ट का कार्यरत, क्या मतलब सुप्रीम कोर्ट में ये कार्यरत है अथवा वहां का सेवानिवृत्त यानी रिटायर्ड है। ये बहुत अच्छे से समझना, सेवानिवृत्त, रिटायर्ड। कौन? जज। तो सुप्रीम कोर्ट में कार्यरत या सेवानिवृत्त जो जज होगा वो एक यहाँ पर नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का मेंबर अपॉइंट किया जाएगा। ये दूसरा एक जो है इसका गणित क्या है? इसका गणित है ये हाई कोर्ट का कार्यरत, थोड़ा सा कंजेस्टेड हो रहा है, कोई बात नहीं, अथवा अथवा सेवानिवृत्त, रिटायर्ड सेवानिवृत्त चीफ जस्टिस, सीजे, यानी हाई कोर्ट का जो चीफ जस्टिस होगा वो या तो वहां पर चीफ जस्टिस के रूप में कार्य कर रहा है या रिटायर्ड हो गया, उसको नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन में मेंबर के रूप में नियुक्त किया जाता है। क्लियर हो गई बात? और ये जो तीन व्यक्ति, इनका गणित क्या है? ये तीन व्यक्ति मानवाधिकार से संबंधित जानकारी अथवा इनको कार्य करने का अनुभव हो। ये कहां से लिए जाएंगे? कहां से लिए जाएंगे भाई? समझो जरा, कहां से लिए जाएंगे? इनको मानवाधिकारों से संबंधित जानकारी हो, संबंधित जानकारी हो अथवा कार्य अनुभव हो। मानवाधिकार के क्षेत्र में ये लोग कार्य करके अनुभव ले चुके हों, ठीक है, तो उनको यहाँ पर पढ़ के आएगा। समझ में आ गया? अब ये जो एक अध्यक्ष होता है ये कहाँ से आता है? इस अध्यक्ष का गणित भी आप समझो कि जो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का जो अध्यक्ष होता है ये भारत का कोई सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश हो या उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश होना चाहिए। ये कौन हो सकता है? इन दो में से कोई हो सकता है, ध्यान समझना। भारत का कोई सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश यानी ये रिटायर्ड सीजे, और या एक उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश, ठीक है, अथवा सुप्रीम कोर्ट का क्या होना चाहिए? जज। तो आप यहाँ पर देख रहे हो जजों की भूमिका नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन में काफी ज्यादा है। क्लियर? तो ये स्लाइड देखो, आप लोग नोट्स बनाइएगा, इसी तरीके के नोट्स बनाइएगा जैसे हमने यहाँ पर स्लाइड बनाई है, और यही आपको याद रहेगा, अदरवाइज आपको याद नहीं रहेगा। अब ये जो 7 पदेन सदस्य होते हैं, एक्स ऑफिशियो मेंबर, इनका भी गणित हमें यहाँ पर समझना पड़ेगा। देखो, तो ये 7 जो एक्स ऑफिशियो चेयर मेंबर्स होते हैं नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का, ठीक है, ये कहाँ से होते हैं? देखो, जो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का हेड होता है, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष कौन होगा? अध्यक्ष, वो एनएचआरसी का पदेन सदस्य होगा। इसका मतलब ये है कि वो एनएचआरसी का सदस्य नहीं बनाया गया, वो नेशनल माइनॉरिटी कमीशन का अध्यक्ष बनाया गया, और वो अंडरस्टूड है कि वो एनएचआरसी का मेंबर बन जाएगा, यानी वो पदेन सदस्य होगा। इसी प्रकार नेशनल शेड्यूल्ड ट्राइब कमीशन और नेशनल ये नेशनल शेड्यूल कास्ट कमीशन और नेशनल शेड्यूल्ड ट्राइब्स कमीशन, इनके जो हेड होंगे, और नेशनल वीमेन कमीशन यानी राष्ट्रीय महिला आयोग, इसकी अध्यक्ष यानी इसकी अध्यक्ष तो महिला ही होंगी। इसका मतलब है एनएचआरसी में एक महिला जरूर होंगी, इन 7 में एक महिला जरूर होंगी, ठीक है। और राष्ट्रीय अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग ओबीसी, है ना, ओबीसी कमीशन होता है, इसके जो हेड होंगे, है ना, इसके जो हेड होंगे वो एनएचआरसी नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के एक्स ऑफिशियो मेंबर होंगे। इसी प्रकार राष्ट्रीय बाल अधिकार सुरक्षा आयोग, इसके जो हेड होंगे वो एनएचआरसी के क्या होंगे? मेंबर होंगे। इसी प्रकार विकलांग व्यक्तियों के लिए जो मुख्य आयुक्त होता है वो भी एनएचआरसी का क्या होता है? एक्स ऑफिशियो मेंबर।
तो ये बात आपको समझ में आ गई, ये 1 + 5 + 7 का गणित समझ में आया, क्लियर। तो इन्हें बहुत ध्यान से आप रिवाइज कर लीजिएगा, तो ये आपको याद रहेंगे। वैसे आप ये हम लक्ष्मीकांत की बुक में ये पूरा दिया है, आप वहाँ से पढ़ोगे तो पढ़ के आप याद नहीं रख पाओगे जब तक आप ये ग्राफ नहीं बनाओगे, चार्ट नहीं बनाओगे, जब तक आप अपने हाथ से नहीं लिखोगे तब तक ये याद नहीं होगी। तो हाथ से जरूर लिखिएगा, ऐसा नहीं कि आप स्क्रीनशॉट ले लिया और बस इसी से हम पढ़ लेंगे, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। इससे पढ़ाई नहीं होती है। आप इसको एक बार सुनो लेक्चर को पूरा ध्यान से, और बाद में फिर इसको पॉज करके आप इसका इसी चार्ट में नोट्स बना लो, क्लियर। तो अब हम यहाँ पर बात करेंगे जो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के अध्यक्ष और सदस्य होते हैं, इनके अपॉइंटमेंट को लेकर बात करेंगे। देखो, इनका जो अपॉइंटमेंट होता है वो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, पहली बात तो। लेकिन राष्ट्रपति अपनी मर्जी से नहीं करेंगे। ये 6 सदस्यीय एक समिति होगी, 6 मेंबर कमेटी होगी, उसकी रिकमेंडेशन पर राष्ट्रपति ह्यूमन राइट कमीशन, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करेंगे। इसका मतलब राष्ट्रपति के यहाँ कोई खास रोल नहीं है, राष्ट्रपति तो सिर्फ एक औपचारिकता निभाएंगे। ये 6 सदस्यीय जो 6 मेंबर कमेटी होती है, जिसको नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का मेंबर्स के रूप में या चेयरमैन के रूप में नाम देंगे, उसी को राष्ट्रपति अपॉइंट करेंगे। अब ये 6 सदस्यीय जो समिति है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें कौन कौन लोग हैं ध्यान से देखो। इसमें 2 लोग तो ये सरकार से आ गए, है ना, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री। और फिर ये कहाँ से आ गए, विधायिका से आ गए। विधायिका यानी लोकसभा राज्यसभा, लोकसभा के स्पीकर और राज्यसभा के उपसभापति। और फिर लोकसभा राज्यसभा में मुख्य विपक्षी दल के जो नेता होंगे वो इसमें आएंगे। तो इसमें ये जो 6 सदस्यीय कमेटी होगी, इसमें सबसे पावरफुल कौन दिख रहा है, पीएम। पीएम सबसे पावरफुल दिख रहे हैं, क्लियर। तो पीएम सबसे बहुत पावरफुल दिख रहे हैं। इसका मतलब ये जो 6 सदस्यों की समिति होती है जो एनएचआरसी के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करने की रिकमेंडेशन करती है, उसका हेड पीएम होता है। तो प्रधानमंत्री के नेतृत्व में गठित 6 सदस्यीय समिति की सिफारिश पर राष्ट्रपति महोदय एनएचआरसी के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करते हैं। तो इसका मतलब है एनएचआरसी के सदस्यों और अध्यक्ष की नियुक्ति में प्रमुख रोल यहाँ पर इसका दिख रहा है, पीएम का, ठीक है, क्योंकि पीएम ही इसमें सबसे पावरफुल है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगली स्लाइड की तरफ। अब इनके कार्यकाल की बात अगर हम लोग करें तो ये कार्यकाल इनका पहले 5 वर्ष होता था। कितना होता था, 5 वर्ष। मतलब 5 वर्ष के लिए इन्हें नियुक्त किया जाता था 2019 तक। 2019 में इसको बदल दिया गया, अब 3 वर्ष कर दिया गया, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है, इनका कार्यकाल 3 वर्ष हो गया अब, हाँ। लेकिन उम्र की सीमा कितनी है, 70 वर्ष, यानी 3 साल के लिए इनकी नियुक्ति होगी और मैक्सिमम 70 वर्ष तक ये अपने पद पर काम कर सकते हैं। क्या इनकी पुनर्नियुक्ति हो सकती है, बिल्कुल। ये पुनर्नियुक्ति यानी दोबारा भी नियुक्त किया सकते हैं। लेकिन सेवानिवृत्ति के बाद इनके पास एक मतलब शर्त लगा दी जाती है। शर्त क्या है, एक प्रकार का वो प्रतिबंध है ना, वो रिस्ट्रिक्शन है। तो जब ये एनएचआरसी से रिटायर होंगे, चाहे वो मेंबर हो चाहे वो अध्यक्ष हो, उसके पश्चात ये भारत सरकार या राज्य सरकारों के अधीन कोई पद ग्रहण नहीं करेंगे, क्लियर। ये बात आपको याद रखनी है। चलिए बढ़ते हैं अगली स्लाइड की तरफ। अब राष्ट्रपति द्वारा अध्यक्ष या सदस्य को किसी भी समय हटाया जा सकता है, क्योंकि राष्ट्रपति नियुक्त कर रहे हैं, हटा भी सकते हैं। लेकिन किसी भी समय हटाने के लिए ये कुछ परिस्थितियां होनी चाहिए, ये जरूर याद रखनी है ना। तो इनके लिए निम्न परिस्थितियां अगर होंगी, जो यहाँ पर हमने लिखी है, 5 परिस्थितियां लिखी हैं। अगर इनमें से कोई परिस्थिति है तो राष्ट्रपति बिना किसी से सलाह लिए, बिना सुप्रीम कोर्ट की सलाह लिए हटा सकते हैं। ये क्या कंडीशन है, ये परिस्थितियां क्या है, अगर वो दिवालिया हो गया हो, ठीक है, और अपने कार्यकाल के दौरान वो कोई एक्स्ट्रा काम करने लगा हो, तो और अगर वो असमर्थ है, मानसिक व शारीरिक कारणों से अगर वो असमर्थ है तो भी राष्ट्रपति उसे हटा सकते हैं। और मानसिक रूप से अस्वस्थ हो और किसी न्यायालय ने ऐसी घोषणा भी की हो कि ये मानसिक रूप से असमर्थ है, अस्वस्थ है, तो राष्ट्रपति से हटा सकते हैं। और 5वां, अगर इसको अपराध का दोषी या इसको सजा दी गई हो,
ठीक है, तो इनको राष्ट्रपति हटा सकते हैं बिना सुप्रीम कोर्ट की अनुमति के। क्लियर। अब आगे देखो, इसके अलावा और भी हटाने का तरीका है। राष्ट्रपति इन्हें दुराचरण और अक्षमता के आधार पर भी हटा सकते हैं। दुराचरण का मतलब जैसे कोई करप्शन वगैरह कर दिया हो, ये दुराचरण होता है। ठीक है, तो इसके लिए भी राष्ट्रपति हटाएंगे, राष्ट्रपति, क्योंकि नियुक्ति भी राष्ट्रपति करते हैं, हटाएंगे राष्ट्रपति। लेकिन राष्ट्रपति जब दुराचरण और अक्षमता के आधार पर हटाना होगा, यानी सिद्ध कदाचार, प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेबिलिटी के आधार पर जब एनएचआरसी के सदस्यों और अध्यक्ष को हटाना होता है, तो राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट से पहले जांच करवानी होती है कि इनके ऊपर जो मिसबिहेवियर का आरोप लगा है या इनकैपेबिलिटी का आरोप लगा है, क्या वो सही है। तो इसकी जांच कौन करेंगे, पहले सुप्रीम कोर्ट करेंगे। और सुप्रीम कोर्ट ने अगर जांच करने के बाद ये पाया कि ये दुराचरण का दोषी है या अक्षमता आ गई है इसके अंदर, तो अगर ये सिद्ध करता है सुप्रीम कोर्ट, जांच में सही पाता है, तब राष्ट्रपति इन्हें अपने आदेश से हटाएंगे। तो जब तक सुप्रीम कोर्ट ये बात प्रूव नहीं करेंगे, माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जब तक ये बात प्रूव नहीं की जाएगी, तब तक राष्ट्रपति इन्हें नहीं हटा सकते। लेकिन इसके पहले जो हमने आपको पढ़ाया कि ये जो 5 परिस्थितियां हैं, अगर ये परिस्थितियां उत्पन्न हो गई तो राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट की जांच किए बिना इन्हें कभी भी हटा सकते हैं। क्लियर। तो दोनों में अंतर आ गया समझ में। यानी हम ये कह सकते हैं कि जो इनके अध्यक्ष यानी जो एनएचआरसी के चाहे अध्यक्ष हो और चाहे सदस्य हो, ठीक है, एनएचआरसी के अध्यक्ष हो या सदस्य हो, इनको 2 तरीके से हटाया जा सकता है। एक तो राष्ट्रपति कभी भी इन्हें हटा सकते हैं, राष्ट्रपति द्वारा कभी भी हटाया जा सकता है, कभी भी हटाया जा सकता है, हटाया जा सकता है। लेकिन उसके लिए वो 5 परिस्थितियां होना जरूरी है। 5 परिस्थितियां जो अभी हमने आपको बताई, ठीक है, वो होना जरूरी है। लेकिन इन 5 परिस्थितियों के अलावा अगर प्रूव्ड मिसबिहेवियर या इनकैपेबिलिटी के आधार पर हटाना है, तो फिर सुप्रीम कोर्ट की जांच के बाद ही हटाया जा सकता है। जांच के बाद ही राष्ट्रपति इसे हटाएंगे, हटाया जा सकता है। तो 2 तरीके हो गए, है ना। तो एनएचआरसी के मेंबर और अध्यक्ष को हटाने के 2 तरीके हैं, तरीका नंबर 1 और तरीका नंबर 2। आगे बात समझ में। चलो बढ़ते हैं आगे। तो अब इनके वेतन भत्तों की बात कर लेते हैं जल्दी से। तो वेतन भत्ते और अन्य सेवा शर्तें कौन डिसाइड करता है, केंद्र सरकार डिसाइड करती है, ठीक है। लेकिन नियुक्ति के बाद इनके वेतन भत्ते और सेवा शर्तों में कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाएगा, मतलब ऐसा कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। मतलब इनकी सैलरी जो फिक्स की गई वही मिलेगी, उस पर कोई बदलाव नहीं होगा, कोई कटौती नहीं होगी। बढ़ा तो सकते हैं बट अलाभकारी यानी लाभकारी परिवर्तन तो हो सकता है, लेकिन अलाभकारी परिवर्तन नहीं हो सकता है। ना तो इनकी सेवा शर्तों में कोई ऐसी शर्तें जोड़ी जाएंगी जो इनके लिए लाभदायक ना हो। इसका मतलब है कि इनकी सैलरी कटवट नहीं की जाएगी, तो इनको डरने की जरूरत नहीं है। तो इसीलिए एनएचआरसी स्वतंत्र रूप से काम कर पाता है। क्यों? क्योंकि इनके ऊपर इनके जो सदस्य हैं उनको डर नहीं है कि हमारी सेवा शर्तें बदल दी जाएंगी या भत्ते कम कर दिए जाएंगे या वेतन कम कर दिया जाएगा। इनको डरने की जरूरत ही नहीं है। क्लियर। तभी ये स्वतंत्रता पूर्वक काम कर पाते हैं। आगे अगली स्लाइड में आते हैं। आयोग के कार्य क्या है। यहाँ कुछ कार्य हमने यहाँ पर स्लाइड में लिखे हुए देख सकते हो। जैसे पहला, मानवाधिकारों के उल्लंघन की जांच करना, ये काम है। अगर मानवाधिकारों का कहीं वायलेशन होता है उसकी जांच करना, ठीक है, काम है इनका, आयोग का, एनएचआरसी का। न्यायालय में लंबित किसी मानवाधिकार से संबंधित कार्रवाई में हस्तक्षेप करना। अगर कोई न्यायालय में केस है और वो लंबित है, पेंडिंग में है, और उसमें कोई ह्यूमन राइट से जुड़ा हुआ मामला है, तो वहां पर ये एनएचआरसी हस्तक्षेप करेगा। एनएचआरसी वहां पर हस्तक्षेप करेगा कि ये मामला चूंकि ह्यूमन राइट का है तो आप हमें दीजिए, हम जल्दी इसको निपटा दें। क्लियर। अच्छा, जेलों में जाकर, जैसे जेलों में बहुत ज़्यादा जो कैदी होते हैं उनके साथ बहुत ज़्यादा मानवाधिकारों का इशू रहता है। जैसे जेल में लगा कि खराब खाना दिया जा रहा है, उनके साथ बड़ा मतलब बहुत खराब व्यवहार किया जा रहा है,
उनको गुलामों की तरह वहाँ पर रखा जा रहा है। तो भले ही वो कैदी है, अपराध किया है, बट है तो एक इंसान। तो मानवाधिकार का कहना है, मानवाधिकार आयोग का कहना है कि जेलों में बहुत ज़्यादा मानवाधिकारों का उल्लंघन होता है, इसलिए ये जेलों में जाकर वहाँ की स्थिति का अध्ययन भी करता है और इस बारे में ये सिफारिश भी करता है कि अगर वहाँ पर ह्यूमन राइट्स का उल्लंघन हो रहा है तो उसकी रिकमेंडेशन भी करता है। और मानवाधिकारों की रक्षा के लिए बनाए गए जितने भी संवैधानिक और विधिक प्रोविज़न हैं, उनकी समीक्षा भी करता है। जैसे संविधान में अगर ह्यूमन राइट्स के लिए कोई प्रोविज़न किया गया, संरक्षण के लिए, रक्षा के लिए, या कोई कानून बनाया गया, तो वो कितना कारगर है, इसकी समीक्षा भी नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के द्वारा की जाती है। और देखो, ऐसे मान लो कहीं पर आतंकवादी घटनाएं घटती हैं, है ना, आतंकवाद, ना, टेररिज्म, और भी इसके अलावा और भी बहुत सारे कारण होते हैं, तो जिसकी वजह से ह्यूमन राइट का बहुत ज़्यादा वायलेशन होता है। ठीक है, जहाँ पर टेररिज्म होता है वहाँ पर तो ह्यूमन राइट तो कुछ होता ही नहीं, बहुत ज़्यादा वायलेशन होता है। तो और भी जो इस टाइप के कारण हैं, है ना, जैसे नक्सलाइट एरिया में बहुत ज़्यादा ह्यूमन राइट का वायलेशन होता है, तो उसकी समीक्षा करना और जिससे मानवाधिकारों का उल्लंघन होता है, तो ऐसे कारणों की समीक्षा करना जिससे ह्यूमन राइट्स का वायलेशन होता है, ये काम भी मानवाधिकार आयोग करता है। आगे देखो, और भी है, मानवाधिकारों से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय संधियों, दस्तावेजों का अध्ययन करना। इससे बहुत सारी अंतर्राष्ट्रीय संधियां होती हैं जो ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड होती हैं। तो संधि तो हो गई, बट उस संधि के प्रावधानों का कितना पालन किया जा रहा है, या जो उस समय डॉक्यूमेंट्स तैयार किए गए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड, उनका कितना पालन किया जा रहा है ना, ये भी तो देखना है, तो उसकी जांच करना। और अगर उनका प्रभावी तरीके से पालन नहीं हो रहा है तो उन्हें प्रभावी तरीके से लागू करने की रिकमेंडेशन करना। क्लियर, ये काम है ह्यूमन राइट्स के क्षेत्र में रिसर्च करना, शोध करना और उसने ह्यूमन राइट्स को प्रमोट करना, ये भी काम है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर ह्यूमन राइट्स के बारे में जो भी हो सकता है वो इसके काम। मानवाधिकारों की जानकारी, जैसे बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता है कि ये हमारा ह्यूमन राइट है कि नहीं है, और जब तक पता नहीं होगा कि ये ह्यूमन राइट है कि नहीं है तो उसका वायलेशन हो रहा है तो हम कुछ कर भी नहीं पाएंगे। जैसे बहुत से लोगों को फंडामेंटल राइट ही नहीं पता होते, तो जाना जरूरी ना, पहले जानेंगे तभी तो उनकी रक्षा कर पाएंगे। तो ह्यूमन राइट्स की जानकारी का क्या करना, प्रसार करना, यानी लोगों तक पहुंचाना, और उनकी सुरक्षा के लिए उपलब्ध जो उपाय हैं, है ना, ह्यूमन राइट्स की सुरक्षा के लिए जो उपाय हैं उसके प्रति लोगों को अवेयर करना, ये इसका काम है। क्लियर। और देखो अगली स्लाइड पर जाते हैं। मानवाधिकारों के क्षेत्र में कार्यरत जितने भी एनजीओ हैं, बहुत सारे ऐसे जो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, ठीक है, वो ह्यूमन राइट्स के लिए प्रयास करते हैं, तो उसकी ये सराहना करता है ना, उसको प्रमोट करता है। कौन? NHRC। क्लियर। और देखो, ऐसे जरूरी कार्यों को करना जो मानवाधिकारों के लिए आवश्यक है, यानी वो सारे काम करेगा जो मानवाधिकारों के लिए जरूरी है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब आयोग की थोड़ी सी कार्यप्रणाली के बारे में नजर डालते हैं। तो आयोग का जो ऑफिस है वो कहाँ है? नई दिल्ली में। लेकिन इसके अलावा भारत के अन्य स्थानों पर भी अपने रीजनल ऑफिस भी ओपन कर सकता है। आयोग के पास सिविल न्यायालय, यानी जो दीवानी न्यायालय होता है ना, उस जैसे सभी अधिकार और शक्तियां हैं। ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि मानवाधिकार आयोग को, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को किस प्रकार के न्यायिक अधिकार हैं? तो सिविल न्यायालय वाली जो अधिकार और शक्तियां हैं वो इसको मिली हुई है। अब आयोग केंद्र राज्य सरकार से किसी भी जानकारी और रिपोर्ट की मांग कर सकता है ह्यूमन राइट से जुड़ी हुई। क्लियर। तो ये बहुत सारे आपने देखा इसके कार्य प्रणाली और क्या क्या कार्य ये करता है, ये चीजें यहाँ पर देखिए। अब इसमें हम कुछ एक चीजें और आपको बता देते हैं, कुछ एक चीजें और आप देख सकते हो यहाँ पर कार्यप्रणाली के साथ साथ। तो जैसे एक दो बातें एक्स्ट्रा यहाँ पर मैं आपको और बताना चाह रहा हूँ। जैसे आयोग के पास मानवाधिकारों के उल्लंघन से संबंधित शिकायतों की जांच के लिए एक स्वयं का जांच दल होता है, यानी जो NHRC होता है इसके पास स्वयं का जांच दल होता है, स्वयं का जांच दल होता है।
जिससे वो जांच करवाता है। लेकिन इसके बावजूद भी कभी कभी ये कुछ अन्य जांच एजेंसियों से भी सहायता ले सकते हैं। क्लियर। और जैसे मान लो कि कोई मामला है जो 1 साल पुराना है ना, 1 साल से अधिक का हो गया कोई मामला, तो फिर ये NHRC उसको नहीं देखेगा। भले ही किसी के मानवाधिकारों को उल्लंघन हुआ है, लेकिन 1 साल से अधिक हो गया तो उसको फिर NHRC नहीं देखेगा। तो ये 1 साल के अंदर अंदर जो भी, यानी 1 साल तक के जो भी मामले होते हैं उनको तो देख सकता है। अगर किसी का 5 साल पहले किसी का मानवाधिकार का उल्लंघन हुआ और वो अब NHRC के पास जाए तो NHRC उसकी कोई मदद नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ 1 साल तक के मामलों को ही देखता है। ऐसा क्यों किया गया? ऐसा इसलिए किया गया ताकि ये जल्दी जल्दी काम कर सके। अब इसके पास अगर बहुत पुराने मामले आने लगेंगे तो जल्दी जल्दी काम नहीं कर पाएगा, लोगों को न्याय नहीं मिल पाएगा। तो एक चीज याद रखना, क्या जो NHRC है ये न्याय नहीं करती है, ये न्याय दिलवाने में मदद करती है। क्लियर। अगर किसी के मानवाधिकारों को उल्लंघन हुआ तो ये रिकमेंडेशन कर देगा, ये सिफारिश कर देगा, इसके मानवाधिकारों का उल्लंघन हुआ और इस मानवाधिकारों के उल्लंघन के लिए जो भी दंड का प्रावधान है वो दंड दीजिए। ये न्याय दिलवा देता है, न्याय देता नहीं है। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। अब जैसे मान लो कि कोई पीड़ित है, ठीक है, समझना, कोई पीड़ित है जिसके मानवाधिकारों का उल्लंघन हुआ। मान लो किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया, ठीक है, गिरफ्तार कर लिया और उसने कोई अपराध नहीं किया था। जैसे पुलिस किसी को ऐसे ही गिरफ्तार कर लेती है और बहाना बना देती है कि पूछताछ के लिए गिरफ्तार किया है। अगर गिरफ्तार कर लिया और ऐसी स्थिति में जानते हो उसका बहुत सारा आर्थिक नुकसान हो जाएगा ना, आर्थिक नुकसान। क्यों? वो तो काम पे अब नहीं जा पाएगा ना, उसको गिरफ्तार कर लिया और उसका कोई अपराध था नहीं। तो NHRC क्या करेगा? NHRC क्या करेगा कि जिस संस्था ने इसको गिरफ्तार किया है ना, तो ये कहेगा कि इस संस्था को दंड दिया जाए। ये दंड खुद नहीं दे सकता है क्योंकि इसको नहीं राइट है, तो इसको दंड दिलवा सकता है। और कहा कि इसको जितना भी आर्थिक नुकसान हुआ है तो इसकी भरपाई की जाए। ठीक है, तो जो आर्थिक नुकसान हुआ है तो इसकी भरपाई के लिए ये सरकार से रिकमेंडेशन कर सकता है ना, भरपाई के लिए सिफारिश के लिए ये क्या कर सकता है? सिफारिश कर सकता है। ये भी काम है इसका। क्लियर। और देखो, तो ये दंड तो नहीं देगा किसी दोषी को, लेकिन दंड दिलवा सकता है। क्लियर। तो यहाँ पर ये बहुत सारी बातें यहाँ पर हम लोगों ने सीखी। एक चीज याद रखिएगा, जो NHRC है ये एक केवल एडवाइजरी है, एडवाइजरी बॉडी, यानी ये केवल सलाहकारी संस्था है, ये केवल सलाहकारी संस्था है। तो इसके द्वारा दी गई रिकमेंडेशन को सरकार माने ये जरूरी नहीं है। ठीक है, सलाहकारी जो होगा उसकी रिकमेंडेशन को सरकार माने ये जरूरी नहीं है। सरकार मानने के लिए बाध्य नहीं है, के लिए बाध्य नहीं है, ये बात याद रखेगा। तो NHRC केवल एक सलाहकारी संस्था है, ये सलाह दे सकती है, इसके अलावा और कुछ नहीं कर सकती है। क्लियर। सरकार इसकी सलाह को मानेगी कि नहीं मानेगी ये सरकार के ऊपर डिपेंड करता है। इसका मतलब सरकार इसकी सिफारिशों को नकार भी सकती है, वैसे सामान्य तौर पर स्वीकार कर लेती है। ठीक है, अगर मान लीजिए कि तो ये हैं कुछ काम है, इसके कार्यप्रणाली है, क्या है, कैसे है। तो आज के लेक्चर में हम लोग इतना ही रखेंगे और अगले लेक्चर में हम लोग जो 1-2 टॉपिक और बचे हुए हैं हमारे पॉलिटी के, उनको कवर कर लेते हैं और इसके बाद तुरंत हम लोग इकोनॉमी शुरू करेंगे। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में।